तो हमारे सामने 3 प्रॉब्लम्स है, सारे के सारे बल्क मॉड्यूलस वाला जो है पार्ट उससे रिलेटेड है। जैसे कि पहला वाला देखेंगे, हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर का वॉल्यूम कितना दिया है? वाटर का वॉल्यूम दिया गया है 1 लीटर, यह है ना, अ लीटर ऑफ वाटर। और 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं 1 लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए। तो वो कह रहा है हाउ मच शुड बी द प्रेशर ऑन अ लीटर ऑफ वाटर बी चेंज्ड टू कंप्रेस इट बाय 0.1%। मतलब डेल्टा V बाई V जो है वो कितना आ रहा है परसेंटेज में? 0.1% डेल्टा वाई बी V। मतलब ये क्या होता है, ये जो आपको फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम बताया मैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, कभी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं अपन? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या था? V था, फिर उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, कितने से चेंज हुआ? डेल्टा V से। तो भाई फाइनल माइनस इनिशियल को क्या बोल सकते हैं? डेल्टा V। तो डेल्टा V बाई V, तो ये कितना आ रहा है? 0.1%। अच्छा, ये कैलकुलेशन के लिए हमको फ्रैक्शन में चाहिए होता है, तो मैं क्या करूँगा, उसको 100 से डिवाइड करूँगा। तो जैसे ही मैंने पर्स को 100 से डिवाइड किया तो ये परसेंटेज के बजाय काय में आ गया? अब ये फ्रैक्शन में आ गया। जिसको थोड़ा बहुत अगर आपको लिखना है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये 10⁻⁻1 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻3, ये डेल्टा V की बाई V का वैल्यू है। और उसने बोला कि भैया आपको कितना, हाँ वो आ गया। तो भाई आपसे पूछा गया है कि उसके लिए प्रेशर कितना लगेगा। अच्छा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर लगेगा उसके लिए मुझे, बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर, जस्ट अ मोमेंट। तो बल्क मॉड्यूलस ऑफ वाटर होता है 2.2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसको क्वेश्चन में ही देना चाहिए था, दिया नहीं उसने, मगर अगर आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा कोई नीट में तो ये मेंशन करेगा वो, है ना, 2.2 × 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जैसे कि मैं ये बात जानता हूँ कि बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? फॉर्मूला -V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V, यानी डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V। ये बल्क मॉड्यूलस का वैल्यू मैं जानता हूँ। और अगर इसी को मैग्नीट्यूड में लिखूंगा अगर मैं, तो K इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा V बाय V। अब K की वैल्यू कितनी है बेटा? 2.2 × 10⁻⁹। ओके, डेल्टा P मुझे निकालना है। अच्छा, डेल्टा V बाय V कितना है बेटा? 10⁻⁻3। अब ये इधर जाएगा तो डेल्टा P कितना हो जाएगा फिर? 2.2 × 10⁻⁹ × 10⁻⁻3, 2.2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल्स में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर रहेगा 2.2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह से देखो अगला वाला भी देखते हैं, डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। मुझे डेल्टा V की वैल्यू पता लगाना है ना, तो मैं तलाश में हूँ डेल्टा V के, ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब। अब क्यूब है तो उसका हर एक साइड कितने का होगा? 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ है ऑन एन एच, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 7.0 × 10⁻⁶ पास्कल। देखो वेरी सिंपल सी बात है कि यहाँ पर लेंथ ऑफ ईच क्यूब जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी 10⁻⁻1 मीटर। तो वॉल्यूम जो होता है वो L³ होता है ना, तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1 का होल क्यूब, यानी कि 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। और आपने जो उसको प्रेशर दिया है वो कितना दिया हुआ है? 7.0 × 10⁻⁶ पास्कल। और आपसे पूछा गया है कि भाई पता लगाओ आपका डेल्टा V क्या हो गया। वंस अगेन यहाँ पर हमें लगेगा बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर की वैल्यू लगेगी। बल्क मॉड्यूलस ऑफ कॉपर होता है 140 × 10⁻⁹, 140 × 10⁻⁹, यानी 1.4 × 10⁻11 बोल सकता हूँ मैं इसको, है ना, इस तरह से बोला जा सकता है। 140 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन ये भी मेंशन होना चाहिए था क्वेश्चन में, वो रहेगा मेंशन, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना वो,
तो एनसीईआरटी में क्या करते हो, टेबल दे देते हो बुक के अंदर, तो वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप टेबल में जाकर देख के लिख लेंगे, तो वो साथ में क्वेश्चन के साथ मेंशन नहीं करते वो लोग अक्सर। तो ऐसा है कि चलो ठीक है, ये आ गया, अब मुझे डेल्टा वी निकालना है, वो तो बहुत आसान है। तो बोले सिंस मैं ये बात जानता हूँ के इज इक्वल्स टू डेल्टा पी या वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, सिंस के इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, डेल्टा वी निकालना है। देखो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वी इंटू डेल्टा पी अपॉन के। अब माइनस ऑफ वी जो कि क्या हो जाएगा 10⁻⁻3, और ये कितना है बेटा 7 इंटू 10⁻⁶। अब मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 140 इंटू 10⁻9 को 14 इंटू 10⁻10 बोल सकता हूँ, है ना। तो 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा, ओके चलो ठीक है। -3 और 6 कितना हो जाएगा बेटा 3, और 3 - 10 कितना हो जाएगा -7, 1/2 कितना हो जाएगा 0.5, तो 10⁻⁻7 मीटर क्यूब। ये रहेगा आपका डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द ग्लास स्लैब। डेल्टा वी बाय वी निकालना है मतलब आपको। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm, उस पर जो प्रेशर लगा है वो कितने का लगा है 10 atm का। ओके, और 1 atm को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैसा लिख सकते हैं बताया हुआ है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेशन में इतना लिख सकते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ ग्लास आपको दिया गया है, तो बहुत आसान है, कुछ भी दम नहीं है इसमें। तो देखो हम लोग जानते हैं बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है -v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v इन मैग्नीट्यूड। अगर इसी क्वेश्चन को मैं मैग्नीट्यूड में फॉर्मूले को मैग्नीट्यूड में लिखूंगा तो k इक्वल्स टू v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v। तो देयरफॉर डेल्टा v बाय v इज इक्वल्स टू डेल्टा p बाय k। तो दैट इज डेल्टा v बाय v, डेल्टा p कितना है आपका 10 atm है ना, यानी 10 इंटू 10⁵, और k कितना दिया हुआ है 37 इंटू 10⁻⁹। 0.3 समथिंग आना चाहिए इसका, 0.027 आता है ये अप्रोक्सीमेशन में, है ना। तो 0.03 इंटू 10⁻⁻3 अप्रोक्सीमेशन में 0.03 इंटू 10⁻⁻3। देखो ये सारे फॉर्मूले जो थे वो प्रॉब्लम्स जो थे वो किससे रिलेटेड थे, आपका बल्क मॉडुलस वाले पार्ट से रिलेटेड थे। देखो ये फटाफट, तो चलिए अब नए सेट ऑफ प्रॉब्लम्स देखिए इधर। द एवरेज डेप्थ ऑफ इंडियन ओशन इज 3000 मीटर्स। तो इंडियन ओशन का एक एवरेज डेप्थ आपको दिया है विच इज़ अराउंड 3000 मीटर्स। ओके, तो मुझे ये डेप्थ दिया गया है, गहराई जिसको मैं h से बोलूँगा 3000 मीटर्स। कैलकुलेट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछा गया है ऑफ वाटर एट द बॉटम ऑफ द ओशन, गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2.2 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये थोड़ा सा अटकना आपका लाजमी है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है, और ये बेस्ड है अगले चैप्टर पे, है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पर। बोले कैसे? बल्क मॉडुलस का हमारे पास फॉर्मूला होता है -v डेल्टा p अपॉन डेल्टा v, है ना। देखो ऐसा है, अगर एक नदी है या समंदर है जो भी है, यहाँ पर उसका प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर जो हवा का जो दबाव होता है इसको बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ज़मीन के सतह पे समंदर के नीचे यहाँ जो दबाव होता है इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट प्रेशर, और एब्सोल्यूट प्रेशर का वैल्यू होता है PA
प्लस एच रो जी, PA प्लस एच रो जी, है ना। मतलब ये पानी का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों मिलाकर होता है नीचे वाले सतह पे, है ना, नीचे वाले सरफेस पे। ये समझ में आया कि आपको, है ना, आने वाले चैप्टर का पार्ट है ये। ऊपर वाली लेयर पे कितना प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA के बराबर। अच्छा, नीचे ज़मीन पे, पानी के अंदर ज़मीन पे कितना होता है, PA प्लस ये इतना जो प्रेशर होता है वाटर कॉलम का, इसको एच रो जी वाला बोल सकते हैं प्रेशर ये। तो अब अगर लोअर एंड और अपर एंड में मैं अगर आपसे पूछूँ चेंज इन प्रेशर या इंक्रीज इन प्रेशर कितने का है, तो आपको ये पार्ट में से ये पार्ट को क्या करना पड़ेगा, माइनस, जिसकी वैल्यू कितनी आएंगी, एच रो जी। तो दैट्स वाई यहाँ जो डेल्टा P रहेगा वो एच रो जी के बराबर लिखा जाता है उसको। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो, डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा P अपॉन K। अब मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं, चलो, है ना। तो डेल्टा P वो रहेगा एच रो जी अपॉन K। अच्छा ठीक है, H कितना है, गहराई 3000 मीटर्स, रो कितना है 10⁻3, G कितना है 10, और K की वैल्यू क्या है बेटा 2.2 इंटू 10⁻9। और अब बस मुझे इस चीज़ की वैल्यू को निकालना है ना, ये कितना आएगा। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, आई विल लेट यू नो द आंसर डायरेक्टली। इसका आंसर आएगा 1.36 इंटू 10⁻⁻2, 1.36 इंटू 10⁻⁻2 इसका आंसर आता है। ओके, अब अगर मुझसे ये चीज़ परसेंटेज में पूछा जाए, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, तो मैं क्या करूँगा, 1.36 इंटू 10⁻⁻2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो कि कितना हो जाएगा 1.36%। ये आया समझ में आपको? देख लो अच्छे से बेटा, ये आराम से देखो, सुकून से देखो, ये मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, नीट का, CRT का है। आने वाले चांसेस होते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स के, नंबर बदल के आ सकता है। देखो क्या है यहाँ पर, बल्क मॉड्यूलस दिया हुआ है 2.2 इंटू 10⁻9। हो सकता है एग्जाम में आपको आसानी के लिए वो 2 दे देगा, है ना। हमने कहा कि डेल्टा P एच रो जी के बराबर होता है, डेल्टा V बाई B को इधर करे, K को उधर लेके गए, तो डेल्टा P बाई K इज इक्वल्स टू हाउ मच, एच रो जी बाई K। H की वैल्यू रो बोले तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो होता है 10⁻3, तो 10⁻3, G की वैल्यू 10, K की वैल्यू डाला 2.2 इंटू 10⁻9, बस इसको कैलकुलेट किया, तो आंसर आने वाला है 1.36 इंटू 10⁻⁻2। ये फ्रैक्शन में है। अगर ये परसेंटेज में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज में आ गया। आया समझ में? चलिए अब अगला वाला प्रॉब्लम, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ where pressure is 80 atm given that its density surface 1.03 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, वाटर का बल्क मॉडुलस दिया नहीं इसने, मुझे वो देना पड़ेगा, क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। हालांकि हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन से है वो, उसका आंसर आया हुआ, बट फिर भी बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर, अच्छा ये कुछ और दिया हुआ है, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, देख लेते हैं। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 45.8 इंटू 10⁻⁻11 पास्कल इनवर्स and 1 atm is equals to 1.013 into 10⁻⁵ Newton meter square। ओके, तो मुझे यहाँ पर के दो अलग अलग प्रेशर की वैल्यूज़ दी गई है, मैं इससे इंक्रीज इन प्रेशर निकाल सकता हूँ, और मुझे कंप्रेसिबिलिटी भी दी हुई है। वैसे तो मैं जहाँ तक जानता हूँ बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है माइनस V डेल्टा P अपॉन डेल्टा V। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करा जाए तो ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस होता है,
तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी, माइनस डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी, ये आपका कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। बोले ये कैसे हुआ, अगर आपको याद होगा जब मैंने पढ़ाया था तो नोट करके कुछ पॉइंट्स लिखाया था, द रेसिप्रोकल ऑफ, है ना, आपका बल्क मॉड्यूलस, इट इज कॉल्ड एज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो भाई ठीक है, आपने रेसिप्रोकल ले लिया, पूरा का पूरा उल्टा कर दिया। अब देखो बेटा यहाँ पे हमें कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है, अब साला यहाँ तो डेंसिटी को लेकर पूछा गया, डेल्टा आपको कितना रहेगा नया डेंसिटी। तो भैया मसला ये है, सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि आप माइनस डेल्टा वी बाय वी को डेल्टा रो बाय रो लिख सकते हैं, माइनस डेल्टा वी बाय वी को डेल्टा रो बाय रो लिख सकते हैं। बोले कैसे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब आप मतलब वॉल्यूम को कम करते हैं, डेंसिटी अपने आप क्या हो जाती है, बढ़ती है। अगर मास कांस्टेंट रखोगे, वॉल्यूम कम करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वहीं अगर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दैट्स वाई जब आप लिखते हैं कि माइनस डेल्टा वी बाय वी, ये हमेशा डेल्टा रो बाय रो के बराबर है। तो इन दैट सेंस मैं क्या कर सकता हूं, कंप्रेसिबिलिटी के फॉर्मूले को अब ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा रो बाय रो इंटू डेल्टा पी। अब ऐसा है कि मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, मेरे पास आपका वाटर एट अ डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट वेयर प्रेशर इज 80 atm। देखो इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वाटर मेरे पास है, पहले वाटर का प्रेशर जो था 80 atm था, एक मिनट, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्वेश्चन सही से नहीं लिखा क्या मैंने, what is the density of water at a depth of where the pressure is 80 atm given that density at the surface is 1.03 into 10 to power, अच्छा ठीक है 1 atm हो जाएगा, हाँ ओके 1 atm, वो तो 79 atm हो जाएगा फिर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज 80 atm, इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा आपका 79 atm, और डेंसिटी आपका, हाँ तो देखो बेटा यहां पर मुझे डेंसिटी दी गई इनिशियल, ये मेरे पास रो 1 की वैल्यू है, रो 1, मैं कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू डालूंगा, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू है 45.8 इंटू 10⁻⁻11, और मैं डेल्टा रो को अभी का फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं, और रो की जो वैल्यू है पुरानी मेरे पास वो है 1.03 इंटू 10⁻3। अब इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर कितने का होगा, देखो सरफेस पर, पानी के सरफेस पर जो ऊपर की लेयर होती है पानी की, समंदर की, तालाब की जो है, वहाँ पर प्रेशर होता है 1 atm। जैसे जैसे आपका गहराई में आप जाते हैं तो पानी का प्रेशर बढ़ते चला जाता है, आप बहुत ज़्यादा गहराई में जा चुके हैं, इतना गहराई में चले गए कि पानी का प्रेशर अब कुल मिला के कितना हो गया, 80 atm। तो इसने क्या बोला कि भाई ठीक है, वाटर का प्रेशर, किसका बोला उसने, वाटर का प्रेशर 80 atm है ना। और वाटर का प्रेशर मतलब आपको याद होगा ये जो मैंने बताया, PA बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नीचे जाते हैं तो क्या प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HROG, ये एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। इसमें से जो ये वाला पार्ट होता है, HROG वाला पार्ट, सिर्फ ये होता है वाटर का प्रेशर। और ये जो वाटर का प्रेशर वो किसके बराबर आया था, हमने जब डिफरेंस निकाले थे तो डेल्टा P के बराबर आया था। तो इसी कारण से मैंने क्या किया, डेल्टा P को लिखा यहाँ पर 80 atm यानी कि 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ऐसा है कि देखो मुझे तो चाहिए डेल्टा रो, तो डेल्टा रो इज इक्वल्स टू 45.8 मल्टीप्लाई बाय 1.03 -11 और 10⁻3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻9 80 atm यानी 80 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना। ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने देखे थे ना, यहाँ पर अप्रोक्सीमेट कहाँ लिखा हुआ था, पिछले वहाँ पर लिखा हुआ था कि 1 ATM इज इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अप्रोक्सीमेशन में आप क्या लिख सकते हैं, 10⁻5। तो बस वही किया मैंने, ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, क्योंकि वो SI सिस्टम नहीं है,
तो उसको न्यूटन 10⁵ से मल्टीप्लाई किया। अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहला काम तो ये करना है कि पूरे नंबर को कैलकुलेट करना है। करो मल्टीप्लाई, 45.8 मल्टीप्लाई बाय 1.03 मल्टीप्लाई बाय 80 करो, देखो कितना आता है, देखो कम ऑन फास्ट, खुद से करो, मैनुअल कैलकुलेशन करो। ये आएगा आंसर 3773.92 इंटू 10⁻⁻⁻⁴, यानी कि वो हो जाएगा 0.377, इतना काफ़ी हो जाएगा, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेशन में 0.38 लिख सकता हूँ, 0.38 अप्रॉक्सीमेशन में। ओके, अब डेल्टा रो क्या होता है आपका? डेल्टा रो होता है ρ2 माइनस ρ1, तो ρ2 माइनस ρ1 इज इक्वल टू 0.38, तो ρ1 को उधर ट्रांसफर करो, तो ρ2 इज इक्वल टू 0.38 प्लस ρ1, ρ1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.03 इंटू 10⁻3। अब उसमें बस 0.38 ऐड होगा, बहुत ही कम वैल्यू बढ़ने वाली है यार, मतलब 1.03 इंटू 10⁻3 करेंगे तो 1030, उसको प्लस करेंगे 0.38, तो 0.38 मतलब बस वो इतना आएगा, 1030.38। एक बार चेक करता हूँ आंसर सही है क्या। नहीं, डेल्टा पी अपना गलत आ रहा है, अपना मतलब पावर का इशू आ रहा है अपने डेल्टा पी को लेकर, 3.97 आ रहा हो, 77 नहीं 3.97। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, डेल्टा पी की वैल्यू में गड़बड़ हुई है कोई तो भी। माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, सी इज इक्वल टू 1/k माइनस डेल्टा वी बाय वी इंटू डेल्टा पी, माइनस डेल्टा वी बाय वी की जगह डेल्टा रो बाय रो डाल सकते हैं, तो फॉर्मूला बदल जाएगा, सी का डेल्टा वी के बाय माइनस डेल्टा वी बाय वी की जगह डेल्टा रो बाय रो आ जाएगा इंटू डेल्टा पी। सी की वैल्यू है 45.8 इंटू 10⁻⁻11। मैं ये वैल्यूज़ को भी चेक कर लेता हूँ एक बार, क्या हुआ बेटा? एट होगा, 45.8 इंटू 10⁻⁻11, 9 10 11 आ रहा, हाँ -8 होगा ये। चलो फिर उसके बाद 45.8 इंटू 1.03, 80, अच्छा ये 1.013 से मल्टीप्लाई किया होगा तो थोड़ा बहुत फ़र्क आया होगा, तो 80 इंटू 10⁻⁻4, फिर ये -8 हुआ तो ये -3 होगा, और ये फिर बाद में 3.77 होगा, तो जिसको अपन अप्रॉक्सीमेशन में क्या लिख सकते? 3.8। तो फिर ये 3.8 प्लस ρ1 करेंगे अगर अपन, मतलब ये मुझे ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 3.8 को ऐड करना पड़ेगा, तो 1033.8 यानी कि 1034 अप्रॉक्सीमेशन में बोल सकते हैं अपन, तो वो हो जाएगा 1033.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1031। वो आंसर क्या आता है फिर? हाँ बराबर है, 1.034 वो अप्रॉक्सीमेशन में बताया गया, तो फिर अप्रॉक्सीमेशन में इसको लिख सकते हैं 1.034 इंटू 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आपकी डेंसिटी है, लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। फिर बढ़ते हैं अगले इसके पर, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो। अ स्क्वायर लीड स्लैब ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 10 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ shearing force on its narrow face, ठीक है।
तो कुछ इस तरह से होगा वो। स्क्वायर लीड स्लैब मतलब सामने से अगर देखेंगे स्क्वायर शेप का है वो, ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर, थिकनेस 10 सेंटीमीटर, is subjected to a shearing force of on its narrow face 9.0 into 10⁴ न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इसने कहा है हाउ मच अपर एच विल बी डिस्प्लेस्ड, हाउ मच अपर एज विल बी डिस्प्लेस्ड। अब इसमें 30 नहीं, सॉरी ये 50 है, इसको करेक्ट करना ही 50 है, वही तो बोलो। ठीक है, स्क्वायर लीड स्लैब। ओके, तो देखो बेटा ये ऐसा है, यहाँ पर से ऊपर से देखेंगे तो कोई स्क्वायर शेप का नज़र आएगा, ऊपर से देखेंगे तो तुमको क्या नज़र आएगा, स्क्वायर शेप का, है ना, ऐसा। और जब मैं इसको ऐसा देखूँगा तो थोड़ा थिकनेस रहेंगी इसकी कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि भैया ये जो है इसका लंबाई चौड़ाई ये सब ऐसी जो है वो 50 सेंटीमीटर की है, और थिकनेस जो है इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है। तो अब अगर मैं ऐसा सामने से देख रहा हूँ तो ऐसा मुझे 10 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है और ऐसा 50, क्योंकि ऊपर से देखने पे वो स्लैब कैसा है, स्क्वायर है। 50 ऐसा, 50 ऐसा, 50 ऐसा, 50 ऐसा है कि नहीं। और जब मैं उसको साइड से देख रहा हूँ तो 50 ऐसा, 10 ऐसी चौड़ाई में। तो उसने पूछा है कि भैया आपका अपर एज कितना डिस्प्लेस होगा। देखो ये अपना शेयरिंग स्ट्रेस का जो पार्ट अपन ने पढ़े तो उससे रिलेटेड है ये। तो अगर आपको याद होगा उसके अंदर हमने जो पढ़े थे उसका फॉर्मूला क्या था, ईटा इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेस यानी कि F अपॉन A अपॉन X अपॉन H, यानी F इंटू H अपॉन X इंटू A, जहाँ पर X क्या हुआ करता था आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लेयर, मतलब ये लेयर सरक के इधर आ जाती थी, है ना, तो जो सरकती थी वो। तो X इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ F इंटू H अपॉन ईटा इंटू A। अब सवाल उठा कि आपने यहाँ फोर्स कितने का लगाया, F कितना लगाया आपने, तो उसने खुद मेंशन किया है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। तो जो फोर्स की वैल्यू है वो है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन। H वो तो ये थिकनेस होता है जो कि कितना है आपको दिया, 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻², और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ईटा की वैल्यू कितनी दी गई बेटा, 5.6 इंटू 10⁻9 अच्छा एरिया देखो, ऐसा थिकनेस अगर देखा जाए तो 10 सेंटीमीटर का है, मगर ऐसी चौड़ाई कितने की है उसकी, 50 सेंटीमीटर की। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 50 है ना, कितना हो जाएगा वो 500, और वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। उसको 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काय में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में। देखो अब क्या कैलकुलेशन आता है इसका, ट्राई करो। आखिरी में जब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो 4.5 अपॉन 2.3 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, जिसको अप्रॉक्सीमेशन में आप 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स कह सकते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स, दिस विल बी योर आंसर। लिखो। तो फिर हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द एज ऑफ द एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। वन ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड। ये डायग्राम ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम बना रहे हैं कि एक क्यूब है। अब क्यूब बोला हुआ है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थिकनेस सब कैसी होंगी, सेम। तो मतलब ये जो पार्ट है ये होगा 10 सेंटीमीटर, ये जो पार्ट है ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या किया गया है
अ मास ऑफ 100 किलोग्राम इज देन अटैच टू द ऑपोजिट फेस ऑफ द क्यूब। यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक 100 किलो का मास इस पे अटैच कर रहे हैं, है ना, m इक्वल्स टू 100 किलोग्राम। अब जिसकी वजह से यहाँ पर शेयरिंग स्ट्रेन होता है, मतलब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हिस्सा जो थोड़ा सा नीचे सरक जाता है, ऐसा शेप बदल जाता है। ऑफ कोर्स ये वेट भी उसकी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब वो बोल रहा है इस चक्कर में इसका डिफ्लेक्शन कितना होगा वो पता लगा, मतलब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं ना, वो आपको पता लगाना है। वही सेम फॉर्मूला पूरा वही। तो कैसे पता लगाएंगे, बहुत आसान है ये। तो मैं कहूँगा देखो भाई, सबसे पहले एरिया क्या रहेगा यहाँ पर, तो बोले वो तो रहेगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, कि लंबाई 10 है, चौड़ाई भी 10 है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 100 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, यानी कि 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। और फिर उसके बाद इसमें डिफ्लेक्शन कितने का हुआ, 10 सेंटीमीटर का, है ना। नीचे नहीं, सॉरी, क्या पूछा उसने, व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द फेस, वो पूछा है डिफ्लेक्शन उसने, नॉट 10 सेंटीमीटर डिफ्लेक्शन। एच कितने का हुआ, एच बोले तो ये है, ये एच हुआ, ये कितना हुआ, तो बोले ये 10 सेंटीमीटर का है, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। मास m कितना है, 100 किलो, ओके सही है। और अब मुझे क्या चाहिए, ईटा, वो कितना दिया हुआ है, तो ईटा दिया 25 गीगा पास्कल। कितना होगा 10 का पावर, कितना आएगा 10 का पावर गीगा के लिए, 6 तो मेगा के लिए रहता, 9 किलो। देखो किलो, मेगा, गीगा, है ना, टेरा, वो याद रखो बस कि भाई आपका 10 का पावर 3 किलो, 10⁻6 मेगा, 10⁻9 गीगा, टेरा के लिए 10⁻, फिर आपका 12 है, सब 3 से बढ़ता हो, तो आपका हो जाएगा 25 इंटू 10⁻9 पास्कल। अब अपने को बोला उससे डिफ्लेक्शन निकालो, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, x इज इक्वल्स टू f इंटू एच, मैं डायरेक्ट जा रहा हूँ उस पर, ईटा इंटू ए। तो f कितने का बेटा, mg 1000 का है, 10⁻3 है ना, mg, f बोले तो mg आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 1000। और h कितना है बेटा अपना, 10⁻⁻1। ईटा कितना है, 25 इंटू 10⁻9। और एरिया कितने का बेटा अपना, 10⁻⁻2। देखो बहुत सिंपल है, 10 का पावर -2 मैं इसको दूंगा, 25 क्या बन जाएगा 0.25, और 0.25 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/4, ये 1/4, वो 4 चला जाएगा ऊपर, फिर क्या बचेगा 4, 10⁻2 अपॉन 10⁻9। देखो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर। लिख लो।